हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता ही है कि हमने हेल्थ साइंस स्टार्ट कर दिया है। हमारी इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं। तो पहली क्लास में हमने स्वास्थ्य के बारे में समझा था। अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है। दूसरी क्लास में हमने पर्यावरण के बारे में समझा था, जो कि हमारा वही टॉपिक अभी चल रहा है। तो हमने अभी तक क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि पर्यावरण क्या होता है, यानी कि जो हमें चारों तरफ से ढकने वाला आवरण है, वही हमारा पर्यावरण है। साथ ही साथ हमने कुछ परिभाषाओं का ज़िक्र किया था। हमने देखा था कि पर्यावरण के प्रकार कौन-कौन से होते हैं, जिसमें आपका था भौगोलिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण। फिर हमने पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बात किया था, जिसमें पॉल्यूशन का अर्थ होता है खराब हो जाना या फिर दूषित हो जाना। हमने पर्यावरण प्रदूषण के कारकों के बारे में समझा था कि कौन-कौन से कारण थे। साथ ही साथ हमने ये देखा कि पर्यावरण प्रदूषण जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो हमने 5 प्रकार का देखा था। एक था वायु, जल, मृदा, रेडियो एक्टिव और ध्वनि प्रदूषण। ये 5 प्रदूषण के बारे में हमने सुना था, जिसमें से हमने वायु प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण क्या है, इसके बारे में समझ लिया है। आज हमारी पर्यावरण प्रदूषण की लास्ट क्लास है। आज इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मृदा प्रदूषण के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे मृदा प्रदूषण क्या होता है, फिर साथ ही साथ हम समझेंगे ध्वनि प्रदूषण क्या है और लास्ट में हम देखेंगे कि ये रेडियो एक्टिव प्रदूषण या फिर जिसे हम कहते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या होता है। ठीक? तो उम्मीद है कि आपने जो अभी तक हमारे हेल्थ साइंस की क्लास हुई है, आपने उसको एक बार रिकॉल कर लिया होगा। ठीक? अब हम बात कर लेते हैं मृदा प्रदूषण की। तो जब वायु में अशुद्धियाँ मिल रही थी, तो वायु प्रदूषण हो रहा था। जब जल में अशुद्धियाँ मिल रही थी, तो जल प्रदूषण हो रहा था। अब मृदा प्रदूषण क्या है? तो मृदा विभिन्न प्रकार के लवण, खनिज तत्व, कार्बनिक पदार्थ जैसे जल एक निश्चित मात्रा एवं अनुपात में रहते हैं। मृदा में इन पदार्थों की मात्रा और अनुपात में होने वाले परिवर्तन को ही मृदा प्रदूषण कहते हैं। यानी कि जो हमारी मिट्टी है, इस मिट्टी में गैस हो गए, कार्बनिक पदार्थ हो गए, खनिज तत्व हो गए, लवण हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें एक निश्चित मात्रा और अनुपात में पाई जाती हैं। जब इनका संतुलन गड़बड़ होता है, जब इनकी मात्रा और इनके अनुपात में परिवर्तन होता है, तो वही आपका कहलाता है मृदा प्रदूषण। ठीक? अब ये तो है कि मृदा प्रदूषण क्यों होता है। अब ज़रा हम ये समझते हैं कि मृदा प्रदूषण क्या है। अब हम ये समझना है कि मृदा प्रदूषण होने के कारण क्या-क्या हैं, ये मृदा प्रदूषण होता क्यों है। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है आपका विभिन्न प्रकार के कीटनाशक, शाकनाशक व कवकनाशक जैसे डीडीटी, गैमेक्सिन, फिल्टर आदि घोल के रूप में फसलों पर छिड़के जाते हैं। तो जब ये फसलों पर छिड़के जाते हैं, फिर बारिश होता है, बारिश के द्वारा ये हमारी मृदा में अंदर चले जाते हैं और ये हमारी मृदा को दूषित कर देते हैं। अब जो भी पदार्थ है, जो भी कीटनाशक हैं, शाकनाशक हैं या फिर जो कवक वगैरह के लिए नाशक पदार्थ होते हैं, जिसमें आपका डीडीटी हो गया, गैमेक्सिन हो गया, इन सारी चीज़ों को आप जो भी आपके पेड़-पौधे हैं या जो भी खरपतवार हैं, उन पर डालते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जब बारिश होता है या जब आप उसमें पानी भरते हैं खेत में, तो इन जो कीटनाशकों का प्रयोग आपने किया है, मृदा इनको अपने अंदर सोख लेती है। जब ये मृदा में चले जाते हैं, तो हमारी भूमि को दूषित कर देते हैं, यानी कि जो हमारी मृदा है, उसको दूषित कर देते हैं।
ये तो हमने देख लिया पहला कारण। अब क्या यही एक कारण है? नहीं। अगला कारण क्या हो सकता है? तो विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों से मृदा प्रदूषण होता है। मैं आपको बता दूँ कि आज आप लोग वेट कर रहे होंगे प्रैक्टिस सेट का। लेकिन आपको पता है कि हमने अभी 2-3 दिन पहले प्रैक्टिस लगाया था। अभी हमने हेल्थ साइंस में कुछ ख़ास नहीं पढ़ा है, जिसकी वजह से हम अभी थ्योरी की क्लास ही कर रहे हैं। तो ये जब हमारा थ्योरी के क्लास अब सैटरडे तक चलेगा, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, जो भी हम हेल्थ साइंस में पढ़े रहेंगे। चाहे वो आपके 50 क्वेश्चन हो या 60, यानी कि 50 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे नेक्स्ट संडे को। ठीक? तो आज की क्लास में हम सिर्फ थ्योरी को देखने वाले हैं। हम स्टार्टिंग में आपको बताना भूल गए कि क्यों आज हमने प्रैक्टिस नहीं किया। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे थे? हम मृदा प्रदूषण के कारण को देख रहे हैं। दूसरा कारण क्या है? विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों से मृदा प्रदूषण। वही जो रासायनिक पदार्थ हैं, इन रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हम खेतों में करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, ये जल के द्वारा ही क्या किए जाते हैं, मिट्टी में सोख लिए जाते हैं। तो ये इससे हमारा मृदा प्रदूषण होता है। अगला है डिटर्जेंट, साबुन, फिनाइल, सर्फ आदि को स्वच्छता हेतु प्रयोग किया जाता है। इससे भी मृदा प्रदूषण होता है। वही मतलब जब आप चीज़ों को प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो रासायनिक हो, चाहे जैसा भी हो, जो हमारे मृदा को नुकसान पहुँचाता है, आप तो प्रयोग कर लेंगे, फिर कहाँ फेंकेंगे उसे? ज़मीन पर ही तो फेंकेंगे। क्या होगा? फिर मृदा उसे अवशोषित कर लेगी और वो दूषित हो जाएगा। इससे भी आपका मृदा प्रदूषण होता है। अगला है हरे-भरे वृक्षों की अंधाधुंध कटाई। आपको पता है कि किस तरह से ये जो हरे-भरे पेड़-पौधे हैं, इनकी किस तरह से कटाई की जा रही है। तो इनकी कटाई से मृदा अपरदन होता है। वृक्षों की पत्तियाँ सड़कर मृदा को प्राकृतिक रूप से खाद देती हैं और जब ये कट जाएँगी तो कहाँ से खाद देंगी? पेड़-पौधे के काटने से मृदा में जो ह्यूमस और जल की मात्रा क्या होती है, घट जाती है। तो इन कारणों से होता है मृदा प्रदूषण। अब मृदा प्रदूषण इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे? तो वही जब कीटनाशक या फिर खरपतवारनाशक, कवकनाशक, विषैले रसायन भूमि की उर्वरता को कम कर देंगे। विषैले मृदा प्रदूषक पेड़-पौधे के अंदर पहुँचकर जो अन्न है उनको भी दूषित कर देंगे और वही अन्न हम खाएँगे और हमारे खाने से वही रोग हमें तमाम प्रकार के रोग हो जाते हैं। आप देखेंगे कि आजकल ये जैसा टाइम चल रहा है, जिस तरह की हमारी खान-पान हो गई है, हर घर में आपको दवा खाते कोई न कोई व्यक्ति मिलेगा। कोई न कोई क्या, अगर घर में 4 लोग हैं तो ये मान के चलिए कि 2 लोग की दवा तो चल ही रही है। तो कारण क्या-क्या हैं? ये जो तमाम प्रकार के डिटर्जेंट हो गए, ये फ़िनाइल हो गए, उर्वरक हो गए, रासायनिक उर्वरक हो गए, ये सारी चीज़ें हमें नुकसान पहुँचाती हैं, मृदा में जाती हैं। मृदा में जब जाएँगी तो फल इनको जो हमारे अन्न हैं, अन्न इनको अवशोषित अन्न में ये चले जाते हैं मृदा से। तो हम इन्हीं अन्न को खाते हैं और खाकर तमाम प्रकार के बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक? ये तो थी हमारी मृदा प्रदूषण के कारण पे बात। अब हम बात कर लेते हैं कि जब इतना मृदा प्रदूषण हो रहा है तो इसके रोकने के भी कुछ उपाय होने चाहिए। इसकी रोकथाम कैसे की जाए, ज़रा हम इस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है, प्राकृतिक खादों का प्रयोग। मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए रासायनिक उर्वरकों का आपको कम प्रयोग करना चाहिए। प्राकृतिक खादों का प्रयोग हमें अधिक करना चाहिए। ठीक? एक तो ये बचाव हो सकता है। दूसरा है कीटनाशक, खरपतवारनाशकों का संतुलित प्रयोग। अब फसलों और मृदा में कीटनाशक रसायनों का प्रयोग कम से कम जब आप करेंगे, तो जितना कम करेंगे मृदा प्रदूषण उतना कम होगा। जब मृदा प्रदूषण कम होगा तो हमें जो है आहार अच्छा मिलेगा। जब हमें आहार अच्छा मिलेगा तो हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे।
अगला है कीटनाशकों को सीधे अनाज में ना मिलाना। कीटनाशक जैसे आपने देखा होगा, ये डीडीटी हो गया, गैमेक्सिन हो गया, इन सबको व्यक्ति क्या करता है सीधे अनाज में मिला देता है ताकि इसमें घुन वगैरह ना लगे। तो इन्हें सीधे अनाजों में नहीं मिलाना चाहिए। अनाजों को हमें जब भी उपयोग करें तो हमें उसे धोकर प्रयोग में लाना चाहिए। तो ये कुछ सावधानियाँ होती हैं जिसे हम बरत सकते हैं। अगला है अपमार्जकों को जलाशय में गिराना। जो हमारे घरों में अपमार्जक तो बहुत उपयोग किए जाते हैं। अपमार्जक हो गया, डिटर्जेंट हो गए और ये जो भी हैं, साबुन वगैरह हैं, तो इनको क्या करना चाहिए? इन्हें हमें घर या शहर से जो निकलने वाले अपमार्जक हैं, इनको नालियों के द्वारा शहर से दूर ले जाकर गिराना चाहिए। अगला है मृत जानवरों व कूड़ा करकट को गड्ढे में दबाना। जो मृत जंतु का शरीर है, जो कूड़ा करकट है, उसको शहर से दूर मिट्टी के नीचे उसको हमें दबा देना चाहिए। अगला है वृक्षारोपण करना। मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए वृक्षारोपण करना बहुत ही आवश्यक है। इससे जो मिट्टी है, मिट्टी की स्वाभाविक उर्वरता जो होगी वो बढ़ेगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? वृक्षारोपण की जगह वृक्षों को काट रहे हैं। ठीक? ये बहुत ही हानिकारक है। आपको पता है ये जो वृक्ष होते हैं ये ध्वनि प्रदूषण से भी हमें बचाते हैं। ठीक? अगला आपका पॉइंट आ जाता है, ये तो रहा हमने बात कर ली मृदा प्रदूषण की। अब हम बात करेंगे कि ये ध्वनि प्रदूषण क्या है? अब ध्वनि प्रदूषण समझने से पहले ज़रा आप मुझे एक शब्द का अर्थ बताइएगा कि ग्रीन मफरल का संबंध किससे है? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो ग्रीन मफरल है इसका संबंध किससे है? अगर क्या चीज़ है वो भी लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप यही तरह बता देंगे कि ग्रीन मफरल का संबंध किससे है तो भी मुझे अच्छा लगेगा। ठीक? अब हम बात कर लेते हैं ध्वनि प्रदूषण की। ध्वनि प्रदूषण क्या है? क्यों उत्पन्न होता है? इसके रोकथाम के क्या उपाय किए जा सकते हैं? ठीक? तो अब हमारा नंबर है ध्वनि प्रदूषण का। हमने जल प्रदूषण देखा, हमने वायु प्रदूषण देखा, हमने मृदा प्रदूषण भी देख लिया। अब नंबर आया है ध्वनि प्रदूषण का। तो ध्वनि प्रदूषण क्या है? आपको पता है कि वातावरण में विभिन्न प्रकार की ध्वनि करने वाले यंत्रों से जो उत्पन्न होने वाली ध्वनि है उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण क्या है? तो वातावरण में विभिन्न प्रकार की ध्वनि करने वाले यंत्रों से जो ध्वनि उत्पन्न होता है उसे ही हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि कारखानों की मशीनों से, लाउड स्पीकर, विमान, रेडियो, रेलगाड़ी, अन्य डीजल पेट्रोल से चलने वाली मशीनें जैसे स्कूटर हो गया, कार हो गया, मोटर हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं। इनसे जो निकलने वाली ध्वनि तरंगे हैं, वो वातावरण में ध्वनि प्रदूषण पैदा करती हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर 40 डेसिबल से अधिक ध्वनि है तो वो मनुष्य के लिए घातक होता है। ठीक? कितना? 40 डेसिबल से अगर अधिक ध्वनि है तो वो व्यक्ति के लिए घातक होता है या फिर मनुष्य के लिए वो घातक होता है। अतः वायुमंडल में उत्पन्न की गई अवांछित ध्वनि जिसका मानव तथा अन्य प्राणियों के श्रवण तंत्र एवं स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसे ही ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ठीक? यहाँ से आप 2 पॉइंट को ध्यान रखिए। पहला कि 40 डेसिबल से अधिक ध्वनि मनुष्य के लिए घातक है। यहाँ पर मैंने ये तो बताया आपको कि 40 डेसिबल से अगर अधिक ध्वनि है तो वो हमारे लिए घातक है। ज़रा आप बताइएगा कि कितना डेसिबल ध्वनि मनुष्य के लिए सामान्य है, उसे सुनाई देगा। ठीक? और क्या है? तो वायुमंडल में उत्पन्न की गई जो अवांछित ध्वनि है, जिसका मानव और अन्य प्राणियों के जो श्रवण तंत्र हैं और उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, वही ध्वनि प्रदूषण है।
ये अवांछित, चाहे अवांछित पदार्थ कहीं पर मिल रहा हो, अवांछित जल में कोई चीज़ अवांछित मिल रही हो, तो ये सारे के सारे चीज़ें प्रदूषण का कार्य करते हैं। ठीक? अब हमें ये समझना है कि ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव क्या पड़ते हैं। अगर पहली बात तो ध्वनि प्रदूषण के कारण समझ लेते हैं, तो ये 2 कारण होते हैं। एक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक प्राकृतिक में ध्वनि प्रदूषण ऐसा जो प्राकृतिक रूप से जब ध्वनि होती है तो हमें नुकसान पहुँचाता है। जैसे जैसे बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की गड़गड़ाहट, भूकंप, ज्वालामुखी, इन सब से जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, ये तो हमारी क्या होती हैं? ये हमारी होती हैं प्राकृतिक। लेकिन जो कृत्रिम है, कृत्रिम ध्वनि प्रदूषण के लिए जो कृत्रिम कारण उत्तरदायी हैं, उसमें औद्योगिक मशीनें हो गईं, परिवहन के साधन हो गए, मनोरंजन के ये साधन हो गए, साथ ही साथ जो सामाजिक क्रियाकलाप है, कहने का मतलब जो हम मानव प्रदूषण करते हैं, वो होता है कृत्रिम प्रदूषण। अब समझते हैं अगर ध्वनि प्रदूषण हो रहा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा एक मानव के ऊपर। सबसे पहले निरंतर ध्वनि में रहने वाले व्यक्ति की या मनुष्य की कार्य क्षमता जो है वो घट जाती है। व्यक्ति में चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो जाता है, साथ ही साथ मानसिक तनाव रहता है। कहीं आप जैसे शादी, मान लीजिए आपके घर में शादी है, तो देखिए शादी का माहौल होता है तो कितने तमाशेबाजियाँ होती हैं, गोले दगाए जाते हैं और तमाम प्रकार के शोर होते हैं। लेकिन जब आप 1 दिन शोर में रहते हैं, 2 दिन शोर में रहते हैं, तीसरे दिन आपको बिल्कुल आराम चाहिए, ठीक? अगला प्रभाव क्या पड़ सकता है? तो अगला प्रभाव ये पड़ सकता है कि तीव्र ध्वनि से जंतुओं की हृदय, मस्तिष्क और यकृत पर हानि पहुँचता है। वैसे आपको यकृत तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपको ये मस्तिष्क और हृदय का, अगर कोई व्यक्ति तीव्र ध्वनि में रह रहा है तो उसके हृदय और जो मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ेगा हानिकारक, उसे आप देख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब डीजे बजता है तो कैसे हमारी हार्ट बीट तेज तेज धक धक करती है, बिल्कुल ना, कैसे मतलब हमें घबराहट सी होती है, हम बिल्कुल बेचैन से हो जाते हैं। हर किसी को ऐसा नहीं होता है, लेकिन अमूमन आपने देखा होगा। तो ये जो तीव्र ध्वनियां हैं ये आपके हृदय और मस्तिष्क पर प्रभाव तो डालते ही डालते हैं, साथ ही साथ ये यकृत को भी बहुत हानि पहुंचाते हैं। तीव्र ध्वनि से श्रवण शक्ति का ह्रास होता है। जैसे आप अगर तीव्र धुन में हैं, आप देखिए कभी जो व्यक्ति हमेशा शोरगुल में रहता है और वो कभी शांत वातावरण में आए, तो आप उसे धीरे बोलेंगे तो भी नहीं सुन पाएगा, क्योंकि उसकी जो श्रवण शक्ति होती है, वो तीव्र धुन में रहने की वजह से धीरे-धीरे कम हो जाती है। अगला है ध्वनि प्रदूषण से नींद नहीं आती है। ध्वनि प्रदूषण की वजह से नींद नहीं आती है, कभी-कभी मनुष्य पागल भी हो सकता है। अब अगर आप देखेंगे तो अगर आपके बगल में बाजा बज रहा है बहुत तेज वाला, तो क्या आपको नींद आएगी? और ऐसे ही अगर बाजा बजता रहे 1 आध 2 महीने, 4-6 महीने तक, आप बिल्कुल पागल हो जाएँगे, ठीक? आप नहीं, मैं ही ले लूँ तो मैं पागल हो जाऊँगी, ठीक? और क्या हो सकता है? तो तीव्र ध्वनि से सिर्फ मनुष्यों पर ही नहीं, जैसे जो पेड़-पौधे हैं उनकी वृद्धि भी रुक जाती है, ठीक? तो ये तमाम प्रभाव पड़ते हैं ध्वनि प्रदूषण के। अब जब ध्वनि प्रदूषण हो ही रहा है, तो इसके रोकथाम के लिए हमें कुछ कार्य करने की आवश्यकता है, या इसके रोकथाम के लिए कुछ उपाय भी तो करना चाहिए। तो हम क्या उपाय कर सकते हैं? ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे जो ध्वनि प्रदूषण है उसमें कमी हो? सबसे पहले तो आप ध्यान ये रखेंगे कि जो हमारे कारण हैं, जब हमें अपने कारण का पता चल जाएगा तो निवारण हम कर पाएँगे। जैसे आपको पता है कि तीव्र ध्वनि से ये मतलब कि जो हमारे मोटर वाहन हैं, मशीनें हैं, कल-कारखाने हैं, इन सब से काफ़ी ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। तो इनको शहरों से दूर करना चाहिए। पेड़-पौधों की कटाई हो रही है, उससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है, तो पेड़-पौधों को लगाना चाहिए।
इस तरह से हमें अपने ध्वनि प्रदूषण पे काबू करना चाहिए। कहने का मतलब हमें रोकथाम करने का उपाय करना चाहिए। सबसे पहले आ जाता है इसमें औद्योगिक कारखानों को बस्ती से दूर रखना चाहिए। जैसे जो औद्योगिक कारखाने हैं, आपने देखा होगा जो औद्योगिक कारखाने थे, हमने इसमें बात किया था किसका वायु प्रदूषण का भी। वायु प्रदूषण में भी हमने इसका ज़िक्र किया था, साथ ही साथ जल प्रदूषण में भी किया था। तो जो औद्योगिक कारखाने हैं, इनको सबसे पहले तो बस्ती से दूर रखना चाहिए। होगा क्या? एक तो ध्वनि प्रदूषण से राहत मिलेगी, दूसरा आपको वायु प्रदूषण से भी छुटकारा मिलेगा। तो इनको शहर से दूर रखना चाहिए, ठीक? अगला है स्वचालित मशीनों एवं गाड़ियों का प्रयोग कम करना चाहिए। यानी कि जो स्वचालित गाड़ियाँ हैं, मशीनें हैं, इनका प्रयोग आप जितना हो सके उतना कम करें, इससे ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगेगा। अगला है लाउड स्पीकर तथा बाजों का प्रयोग कम करना चाहिए। आपको पता है कि हमारे घर में कोई छोटा-सा भी फंक्शन हुआ तो क्या भैया आतिशबाजी खूब होती है, खूब लाउड स्पीकर बजते हैं, डीजे वगैरह तो खूब धूम-धाम से बजते हैं। तो इनका प्रयोग थोड़ा हमें कम करना चाहिए या बहुत तेज़ आवाज़ में ना बजाकर धीमी आवाज़ में बजाना चाहिए। तो ये भी तरीका है एक हमारे ध्वनि प्रदूषण को कम करने का। त्योहार या शादी के अवसर पर आतिशबाजी या पटाखे के प्रयोग पर रोक लगना चाहिए। कोई भी त्योहार हो या कोई शादी-विवाह हुआ तो ऐसे में लोग आतिशबाजी बहुत करते हैं, बहुत पटाखे छोड़ते हैं। तो ये पटाखे ना सिर्फ़ ध्वनि प्रदूषण को फैलाते हैं बल्कि ये वायु प्रदूषण को भी फैलाते हैं। अब इनसे जो निकलने वाले धुएँ होते हैं, ये जो धुआँ निकलता है वो क्या करता है? वो हमारे वायुमंडल में मिल जाता है। वायुमंडल में मिलकर वायु प्रदूषण का कार्य करता है। अब वही वायु हम ग्रहण करते हैं, तो ये हमारे शरीर में जाता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। ठीक? साथ ही साथ आग्नेय अस्त्रों के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो ये तमाम प्रकार के ऐसे हम उपाय कर सकते हैं जो ध्वनि प्रदूषण को रोकने में हमारी सहायता करे। ठीक? अब ये हमारा समाप्त हो गया ध्वनि प्रदूषण। हमने ध्वनि प्रदूषण भी देख लिया। अब हम लास्ट में बात करेंगे रेडियो एक्टिव प्रदूषण या फिर कह सकते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण। ये क्या है? ज़रा हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या है? इसके प्रदूषण का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसके हम रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं? ठीक? तो सबसे पहले जो रेडियो एक्टिव प्रदूषण है, यानी कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की क्रियाशीलता द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या है? तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की क्रियाशीलता द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। ये सभी प्रकार के प्रदूषण में सबसे अधिक हानिकारक है। इसका प्रभाव जल, स्थल और वायु तीनों में होता है। यानी कि अभी तक आपने क्या देखा कि जो ध्वनि प्रदूषण था, वायु प्रदूषण था, जल प्रदूषण था, ये प्रदूषण तो फैला रहे थे, जो हमारे वायुमंडल में ही था। लेकिन जो ये रेडियो एक्टिव प्रदूषण है, इसका प्रभाव आपको तीनों मंडल में देखने को मिलेगा। चाहे हम बात करें जलमंडल, थलमंडल, वायुमंडल, तीनों में इसका प्रभाव पड़ता है। रेडियोधर्मी पदार्थ के परमाणु नाभिकों से अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकलते हैं और ये किरणें जीवधारी के गुणसूत्र व जीन में प्रभाव डालते हैं। आपने वो जो जापान में एक हुआ था क्या बोलते हैं उसको नाम नहीं याद आ रहा है। एक बार बम विस्फोट हुआ था, परमाणु विस्फोट हुआ था, तो वहाँ पर कई पुश्तों तक इसका प्रभाव देखने को मिला था। लोग आज भी वहाँ पर विकलांग और दिव्यांग बोल सकते हैं, आज भी वहाँ पर दिव्यांग बच्चे जन्म ले रहे हैं, ठीक? तो हिरोशिमा वाला, ठीक?
इससे जीवधारी के वास्तविक लक्षणों एवं रचना में परिवर्तन हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, जैसे हमने अभी क्या देखा, हमने देखा ध्वनि प्रदूषण की बात की, हमने मृदा प्रदूषण की बात की, हमने बात किया वायु प्रदूषण के। तो ये क्या होता था, जैसे जो मनुष्य हैं उनके हृदय में, उनके फेफड़े में, इन सब में जो है ये इनके लिए घातक था। लेकिन ये जो रेडियो एक्टिव या रेडियोधर्मी प्रदूषण है, ये ना सिर्फ आपको बल्कि ये आपके जीन में भी, आपके गुणसूत्रों में भी परिवर्तन कर देता है। इसका असर आपको एक नहीं, दो नहीं, कई पीढ़ियों तक देखने को मिल सकता है। यानी कि सबसे खतरनाक, सबसे घातक यही प्रदूषण है हमारे लिए। जीवधारी में इस प्रदूषण इस प्रकार का परिवर्तन जीवधारियों में इस प्रकार के परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। तो ये जो रेडियो एक्टिव प्रदूषण है, ये सबसे खतरनाक प्रदूषण है। ठीक, ये हमारे गुणसूत्रों को, हमारे जीन तक में परिवर्तन कर देता है। अब ये तो हमने समझा कि रेडियो एक्टिव प्रदूषण है क्या, साथ ही साथ हमने देखा कितना हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जरा हम बात कर लेते हैं अब रेडियो एक्टिव प्रदूषण का प्रभाव या फिर रेडियोधर्मी प्रदूषण का किस तरह से प्रभाव पड़ता है, जरा हम उस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है कि जंतुओं और वनस्पतियों का विनाश। तो जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं, इनके असीमित तापक्रम से जंतु और वनस्पतियों का विनाश हो जाता है। जैसे अभी हमने बात की थी ना, वो हिरोशिमा और नागासाकी वाला, जहाँ पर आज भी बच्चे जो है विकलांग पैदा होते हैं, सॉरी दिव्यांग पैदा होते हैं। तो जैसे वहाँ पर हुआ था, उसी तरह से जो है ये हमारे वनस्पति, जीव-जंतु सबका विनाश कर देते हैं। तो उदाहरण के लिए आप हिरोशिमा और नागासाकी के जो ज्वलंत प्रमाण हुए थे, उनको आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है विकलांगता। तो रेडियोधर्मी पदार्थ से जो किरणें निकलती हैं, अभी हमने बात किया ना, अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं। तो जो किरणें निकलती हैं, ये विकलांगता उत्पन्न करती हैं। और ये जो विकलांगता है, आपको ऐसा नहीं एक पीढ़ी में ही देखने को मिलेगा, ये आपको पीढ़ी दर पीढ़ी देखने को मिलता है। यानी कि जब ये आपके जीन में इफेक्ट डालते हैं, तो ये हमें जाहिर सी बात है कि पीढ़ियों में देखने को मिलेगा। अगला है गर्भस्थ शिशु की मृत्यु। तो रेडियो धर्मी प्रदूषण इतना प्रभावशाली है, इतना प्रभाव डालता है कि शिशु, जो गर्भ में शिशु है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। ठीक, मनुष्य में कैंसर व अन्य आनुवांशिक रोग, जैसे जो मनुष्य हैं उनके अंदर कैंसर जैसे अनेक आनुवांशिक रोगों को जन्म दे देता है। समुद्र जल में बम विस्फोट करने से समुद्री मछलियाँ और जो जीव जंतु हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, ये था, हमने देखा इसके प्रभाव। प्रभाव तो हमने देख लिया, लेकिन अब हमें आवश्यकता है इनके रोकथाम की। हम रेडियोधर्मी प्रदूषण का रोकथाम कैसे कर सकते हैं, जरा इस बात पर भी चर्चा कर लेनी चाहिए हमें। तो कैसे आप रोकेंगे? एक जो रेडियोधर्मी प्रदूषण हो रहा है, उसे आप किस तरह से रोक सकते हैं? सबसे पहले परमाणु बम और अन्य नाभिकीय बमों के निर्माण पर रोक लगनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें इन्हें जो परमाणु बम बन रहे हैं या जो अन्य नाभिकीय बम बन रहे हैं, इन पर हमें रोक लगाना चाहिए। साथ ही साथ जब अगर आप और क्या कर सकते हैं, जैसे जो प्रयोग किए जाएँगे परमाणु के, तो हमें जो रेडियोधर्मी पदार्थ हैं, उनको बड़े-बड़े ड्रमों में भरकर ज़मीन में नीचे गाड़ देना चाहिए। ये गाड़ देने से होगा क्या, कि जैसे ज्वालामुखी हो गए, भूकंप हो गया, इन सब से धीरे-धीरे धरती के नीचे ये समा जाएँगे, तो नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। अगला क्या कर सकते हैं हम? अगला कर सकते हैं कि जल व थल में नाभिकीय विस्फोटों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाकर रोक लगाना चाहिए। तो हमें जो ये जल और थल में नाभिकीय विस्फोट हो रहे हैं, इनके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाना चाहिए और रोक लगाना चाहिए। अगला है संसार में
परमाणु ऊर्जा की होड़ को समाप्त करना चाहिए। तभी ये जो रेडियोधर्मी प्रदूषण हो रहा है, उस पर रोक लग सकता है। सिर्फ़ एक जगह जैसे कहीं एक जगह बन रहा हो, तो आप एक जगह रोक कर क्या करेंगे? इसके लिए आपको ज़रूरी है कि पूरे संसार में जो परमाणु ऊर्जा की होड़ मची है, यानी कि लोग परमाणु ऊर्जा के पीछे भाग रहे हैं, उसको समाप्त करने की आवश्यकता है। ये समाप्त नहीं होगा तो रेडियोधर्मी प्रदूषण बंद नहीं होगा, ठीक? तो ये जो हमारे कुछ इम्पोर्टेंट ध्वनि प्रदूषण हो गया, मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, हमने इन पर बात कर ली। रासायनिक प्रदूषण अगर बात करें, तो आपको पता है कि आजकल पहले से ही जो तैयार भोज्य पदार्थ हैं, उनका उपयोग हम बढ़ा दिए हैं। जैसे जो डिब्बे वाले अचार हैं, जैम हैं, जेली हैं, अनेक प्रकार के साबुन, शैम्पू, लिपस्टिक, इन सब में क्या करते हैं, रसायन मिला देते हैं। तो खेतों में विभिन्न खादों का प्रयोग करते हैं, उनमें हम रसायन डालते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अनाज को हानि पहुँचाती हैं। अनाज हो गया, फल हो गया और सब्जियाँ हो गई, ये सब पे नुकसान पहुँचाते हैं। तो अब जब हम इन फल सब्जियों को खाएँगे तो हमारे ऊपर भी तो प्रभाव पड़ेगा। इसमें त्वचा संबंधी रोग हो जाता है। रासायनिक पदार्थों का जब भोज्य पदार्थ में मिल जाते हैं, तो ऐसे में जो हमारा पाचन तंत्र है, वो भी कमज़ोर हो जाता है। इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? तो इसके लिए हम उपाय ये कर सकते हैं कि हमें कम से कम रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। अपने जो फल सब्जियां हैं, इनको खाने से पहले धो लेना चाहिए। कुछ सावधानियां हमें स्वयं बरतनी पड़ेंगी, ठीक? तो ये हमने देख लिया कि कौन-कौन से प्रदूषण हैं। अभी हम ये आज हमारा पर्यावरण प्रदूषण का काम तमाम हो गया, यानी कि आज हमने इसको समाप्त कर लिया। अब कल की क्लास में हम क्या देखेंगे? अगर आपके पास बुक होगी तो जल पढ़ कर आइएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो आप हेल्थ साइंस पढ़ रहे हैं ना, मैं आपको बार-बार बोल रही हूँ, एक बार आप नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि जैसे आपका एक्सटेंशन एजुकेशन हो गया, जो आपके मेन 5 ब्रांच हैं, चाहे हम बात करें हेल्थ साइंस की, सॉरी, होम मैनेजमेंट की, एक्सटेंशन एजुकेशन की, न्यूट्रिशन साइंस, टेक्सटाइल या फिर एक्सटेंशन एजुकेशन है, तो इसमें आपको अधिक से अधिक चीज़ें बुक में ही मिल जाएँगे। लेकिन जैसे 2-4 पॉइंट है तो आपको इधर-उधर से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो हेल्थ साइंस है, मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे पास कोई ऐसे अलग से बुक नहीं है इसकी। तो कुछ चीज़ें आपकी ये जो क्या बोलते हैं उसको, 9th, 10th, 11th, 12th की बुक है, वहाँ से हम पढ़ रहे हैं। अब जैसे जल का चैप्टर है तो आपको न्यूट्रिशन साइंस में मिल जाएगा, लेकिन पूरा का पूरा आपको न्यूट्रिशन साइंस में नहीं मिलेगा। तो जो चीज़ें आपको अलग से मिल रही हैं, खोज-बीन कर इधर-उधर से मिल रही हैं, प्लीज़ उन्हें नोट्स ज़रूर बनाइएगा। चाहे बाकी का आप बनाएँ या ना बनाएँ, जो चीज़ें आपकी बुक से अलग मिलती हैं, तो उनको ज़रूर नोट डाउन किया कीजिए, ठीक? आज के लिए हम यही इतना रखेंगे। आप में से जिन लोगों ने भी टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है, तो वो टेलीग्राम जॉइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पर रात 9 बजे क्विज़ मिलती है, तो उस क्विज़ को आप सॉल्व कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी मज़बूत बना सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर जॉइन होने के लिए कोई भी कैसा भी फ़ी पे करने की आवश्यकता नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर जॉइन कर सकते हैं। बाकी ये क्लास आपको कैसी लगी? चीज़ें आपको समझ में आई या ना आई? आई हैं तो अच्छी बात है, कमेंट कर दीजिए। अगर नहीं आई हैं तो क्या नहीं आई हैं, उसको भी कमेंट कर दीजिएगा। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मैं हर दिन यही बात बोलती हूँ, लेकिन फिर भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसका आंसर ज़रूर दिया कीजिए, ठीक? तो बस आज के लिए हम यही इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।